नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा। और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे एक और मेल्ट डाउन की, क्योंकि इस समय मेल्ट डाउन का सीज़न चल रहा है। सब चीज़ें जो हैं वो पिघल के जो है वो बरस रही हैं और उस बरसात का आनंद आपको सबको लेना चाहिए। और उस आनंद के लिए आज हम हर्ष कुमार जी से बात करने वाले हैं। हर्ष कुमार जी के आप जानते हैं मीडिया में बहुत सहयोगी हैं और बहुत अच्छा। सहयोगी जो हैं वो बेचारे पिघल के बरस रहे हैं। तो उनके मेल्ट डाउन के बारे में बात करेंगे और कुछ राजनीतिक हमारे जो हैं भाई लोग उनके मेल्ट डाउन के बारे में बात करेंगे। तो बताएं हर्ष जी, आपके मित्र लोग क्या कर रहे हैं? देखिए मैं वैसे तो हमारे कल जो मोदी जी का भाषण हुआ था कल जो मोदी जी का भाषण हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये विजय का ही नहीं, विनय का भी समय है। लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये ना तो विजय का समय है और ना विनय का समय है, ये केवल विषाद का समय है। तो जी, 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 इनके बिल्कुल। विषाद और विलाप के बारे में ज़रा थोड़ा बताएँ? देखिए विषाद का तो कितना इससे बड़ा विषाद की स्थिति क्या हो सकती है कि आरफा खानम शेरवानी ट्वीट कर रही हैं कि द वे वी इमेजिन्ड इंडिया, न्यू इंडिया फॉर मैनी सेंचुरीज इज डेड नाउ। उनके लिए उनके लिए जो है हिंदुस्तान खत्म हो चुका है। कल जैसे ही रामलला वहां विराजमान हुए तो हिंदुस्तान खत्म हो गया। मुझे लगता है कि शायद इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी ना किसी कंट्री के वीजा के लिए जरूर अप्लाई किया होगा तो आरफा कुछ खानम नहीं अप्लाई शेरवानी किया ने। और रहेंगी यहीं, उनको सबको पता है जहाँ भी जाएँगी वहाँ मार पड़ेगी। बिल्कुल। इससे अच्छी तो कोई इतनी जगह हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई कंट्री है आप बताइए मुझे दुनिया में कि जहां आप प्रधानमंत्री को दिन भर गालियां दीजिए, उसे चोर कुछ भी कह दीजिए आप, और मजे से आपको लोग दिखाते रहते हैं। प्रशांत भूषण जैसे लोग, मुझे तो आश्चर्य ये हुआ कि वो ये सब लोग कहाँ गए जो ये कहते थे कि अयोध्या, आप लोग हमने डिस्कस भी किया था कि एक पुलवामा जैसी घटना हो सकती है अयोध्या में, कहाँ हुआ? वहां तो एक पत्ता भी नहीं खड़का। इवन छोटी सी कोई चींटी वाली जो होता है ना कि किसी के साथ छेड़खानी, मारपीट, किसी का बटवा भी चुरा लिया हो किसी ने। मैंने आज सारे लोकल अखबार देखे हैं अयोध्या के, एक भी कुछ ऐसा छोटा सा इंसिडेंट अयोध्या छोड़िए आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। और इन लोगों को लग रहा है कि हिंदुस्तान डेड हो गया है, ये स्यापा इन लोगों ने मचाना शुरू कर दिया है। तो इन जैसे लोगों का तो होना ही था ये सब मेल्ट डाउन। लेकिन मेल्ट डाउन सबसे बड़ा तो संजय जी पॉलिटिकल मेल्ट डाउन बहुत बड़ा है। मैंने तो सारे सीएम मैंने तो सारे सीएम आपने ट्रैक देखा किए नहीं, मैंने। अजीत अंजुम आपके जो पुराने मित्र हैं, जी। अजीत अंजुम जी जो है उनको तो भाई रघुपति राघव राजा राम जो रावण बजाई गई और उसमें जानकी वल्लभ सीताराम की बात आई तो उससे तो उन्हें बहुत कष्ट हो गया। उन्होंने तुरंत उसको करेक्ट कर दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। मैंने उनसे जी। पूछा लिख के वैसे कि भाई तुम हम्म। एक भी आलिम उलमा से ये गवा दो तो मैं तुम्हारा मुरीद बन जाता हूँ। तुम पीर, बिल्कुल मैं सही मुरीद। बात। बिल्कुल बिल्कुल। हम किसी हम मस्जिद लोग में हैं जो गवा दो, गाते किसी हैं। मदरसे में गवा दो। और देखिए कल तो रघुपति राघव राजा राम जब मोदी जी वहां पे सारे क्रियाएं कर रहे थे, उस समय बज रहा था खूब, सबने सुना। और मोहन भागवत ने तो महात्मा गांधी को कोट भी किया, उनकी एक फिर उन्होंने बताई भी उसमें कि महात्मा गांधी तो ये कहा करते थे कि हमारे यहाँ जो है वो हमें क्या कहना चाहिए कि सहिष्णुता और वो उसका विनय का जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए अगर कोई ऐसी बड़ी बात होती है तो।
तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी मुल्ला मौलाना से ये गवा के दिखाएं, हम ही से ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम बापू का गीत समझ के और इस तरह का इसको गाना शुरू कर दें। और वहां वो और अजीत सिद्ध रमैया अजीत कह रहा अंजुम है जी कि के हम्म अजीत अंजुम जी की टाइमलाइन पे जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि कल कोई हजरतगंज के नरही तिराहे पर, हम्म वहां पर मंदिर बनने की खुशी में एक गाना बज रहा था। तो हम्म उसमें जो है वो कुछ शब्द जो थे वो अपशब्द थे, आप जानते हैं। लखनऊ में हाँ, जरा मैं माहौल मैं थोड़ा जानता अलग हूँ वो क्या है, वो गाना मैंने अलग वीडियो स्टाइल का देखा है। होता है। हाँ जी जी। तो उसको लेके कह रहे हैं कि ऐसे आएगा राम राज्य, और राम राज्य की घोषणा हो गई है, तो राम राज्य को लेके तरह तरह के व्यंग्य कर रहे हैं भाई साहब। और हम्म, राहुल देव तो भाई अब कुछ कह ही नहीं सकते। राहुल देव अरे आपके, साहब, वो भी आपके मित्र हैं। राहुल तो देव कह का तो रहे हैं आप वो ट्वीट पढ़ ही दीजिए जो हिंदू, उन्होंने लंबा सा चौड़ा मैं लिखा है। मैं आपको शेयर कर देता हूँ। हम्म शेयर करना ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे लगता है। हाँ मैं हाँ। राहुल देव के ट्वीट को अवश्य शेयर कल करूँगा। आपने हिंदू धर्मावतार सम्राट मोदी का राज्याभिषेक। नंबर हुँ, 2, धर्म सत्ता और राज सत्ता का संपूर्ण एकीकरण। नंबर 3, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का धार्मिक राष्ट्रवाद में रूपांतरण। नंबर 4, धर्म गुरुओं का पंक्तिबद्ध करबद्ध होकर एक राजा के आगे समर्पण। और 5, हिंदू राष्ट्र की ओर एक और निर्णायक कदम। जी। ये इ उनका 4 इस घंटे पहले का इसके ट्वीट है। इसके ऊपर शेयर कर दीजिए 1 मिनट, ये देखिए। जी, अजीत अंजुम ने देखिए इसको रीट्वीट कर दिया है, आपके ऊपर लिखा आ रहा है अजीत अंजुम रिपोस्टेड। ये सब मैं जो है ना एक मैंने अजीत दूसरे को। अंजुम की टाइमलाइन खोल रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी से खोला है आपने ये। जी। और देखिए इसी के नीचे चलिए, विनोद कापड़ी का है, अजीत अंजुम की टाइमलाइन पे ही। हाँ चलिए चलिए, नहीं नहीं, ऊपर गया ऊपर गया। आपने 1 मिनट, इसके कमेंट खोल दिया आपने। इससे नेक्स्ट देखिए ये विनोद कापड़ी का। हाँ ये, बर्बाद हो चुका है ये देश, काश अफगानिस्तान पाकिस्तान तालिबान की कट्टरता और उसके हश्र से भारत ने कुछ सीखा होता। इस पर इनका विनोद कापड़ी का तो मैं जवाब दे देता हूँ। और हम्म वैसे मैं तो इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी कर चुका हूँ, लिख भी चुका हूँ, इत्यादि, इत्यादि। और ये कि भाई जब हिंदू कट्टर होता है ना, तो वो अ, अपने जो उसके मूल्य हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उनकी ओर जाता है, क्योंकि उसके मूल्य ही उस प्रकार के हैं। तो कट्टरता जो है जी वो सहिष्णुता में बदल जाती है। यही बात जो है वही अभी उस दिन महामंडलेश्वर जो है वधेरशानंद जी गिरी, जूना अखाड़ा हम्म के जो महामंडलेश्वर हैं, वो भी यही हम्म एग्ज़ैक्टली बात कह रहे थे। हम्म मैंने अपने अतिरिक्त पहली बार किसी को यही बात कहते सुना कि जब हिंदू कट्टर हो जाता है तो फिर वो अ, मोक्ष की बात करता है, धर्म की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उसके मूल्य उस प्रकार के हैं। जी लेकिन जब मुसलमान कट्टर हो जाता है तो उसके मूल्य दूसरी प्रकार के हैं। अरे कल कल आपने मोहन इसलिए भागवत की स्पीच नहीं सुनी संजय जी? मोहन भागवत ने तो बहुत बढ़िया बोला। मेरा मानना है कि 3 लोगों में सबसे बेहतरीन मोहन भागवत बोले। मोदी जी से भी बेहतरीन बोले मोहन भागवत। और उन्होंने कहा कि जोश में होश की उम्मीद हमसे की जाती है। उन्होंने शुरुआत ही यहीं से की कि लोग जोश में होश की उम्मीद हमसे ही करते हैं, और उसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। और देखिए मेरे तो मेरे पास एक मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपना एक कमेंट भेजा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बड़ा अच्छी बात लिखी उन्होंने। उन्होंने लिखा कि अकल्पनीय, अवर्णनीय, अद्भुत, आह्लादित हूं, अभिभूत हूं, भावुक हूं। 500 साल के रक्त रंजित संघर्षों के बाद मेरे राम आए हैं। आज इच्छा नहीं हो रही कि आज राम के विरोधियों को कोई अपशब्द कहूं। भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि जो भी श्री राम और श्री राम मंदिर या किसी न किसी बहाने युग युग पुरुष नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, मेरे राम उनको उनके परिवार को सदा सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रखे। आज राम अवतरण के दिन मेरे मन में उनके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। आपने जो बात कही कि हिंदू विनम्र हो जाता है ऐसे अवसर पे, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। लोग इस तरह के मैसेज भी दे रहे हैं और ये उठा के ला रहे हैं। वो किसी ने कहीं ये डीजे किसका पे है? कोई गाना ये बजा ये दिया। ये किसका पढ़ा आपने? ये एक सतीश कुमार हैं, मेरे चैनल पे अक्सर उनके कमेंट्स आते रहते हैं। पता नहीं उन्होंने अपना लिखा है, कहाँ से लिखा, बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ये मैंने सोचा कि इसका मैं इस मौके पे उचित रहेगा इसका मैं विवरण दूं थोड़ा सा। बड़ी अच्छी बात लिखी उन्होंने। और अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से अयोध्या में कोई छोटी मोटी इस तरह की घटना नहीं हुई। छोटी सी भी घटना हो जाती तो उसको हल्ला मचाया जाता कि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ से वीडियो ला रहे हैं। कल आपको याद होगा कि कल इस कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पे जो है वो
एक ट्रेंड चलने लगा था मीरा रोड का, वहां का, मुंबई का, कि मुंबई में जो है वो राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी कहीं, उसके ऊपर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कुछ हमला बोला कर दिया, किसी की गाड़ी तोड़ दी। कोशिशें बहुत हुई हैं इस तरह की हरकतें, लेकिन वास्तव में कल एकदम स्मूथली सब कुछ संपन्न हुआ, सब कुछ बढ़िया रहा। और इसमें इसमें मैंने देखा है कि कई अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने कल अपनी दुकानें उकानें जरूर बंद रखी कि साहब मार्केट बंद है। और मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई तुम कल क्यों नहीं आए? तो उनका कहना था हम तो केवल सिक्योरिटी वजह से, कोई रीजन था, कोई हमारा ऐसा नहीं था कि हम कोई किसी तरह का विरोध कर रहे हैं, कि भाई सब जगह मार्केट बंद है, यूपी में सब जगह बंद रखा गया, तो बहुत से लोगों ने अपनी दुकानें अपनी इच्छा से बंद रखी। जी, अब आ जाते हैं थोड़े पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर। वैसे रवीश कुमार जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, इस समय चुप बैठे हुए हैं, क्या बात है? नहीं, रवीश कुमार का तो अभी आप बोलिए अपने उनसे, प्रोड्यूसर से वो दिखाएं, अभी 15 मिनट पहले ही रवीश कुमार का अच्छा, तो हमारे अभी शो अभी से आया होगा। अभी अभी आया है, देखिए आप उसे स्क्रीन पे लगाइए, आप मैं ट्वीट 1 जरा मिनट देखिए, खोलता हूँ। रवीश कुमार का तो आ गया अभी। वो कैसे चुप बैठ जाएगा? रवीश रवीश कुमार जी कुमार क्या कह रहे हैं? रवीश कुमार कह रहे हैं कि भाजपा 80 1,000 रुपए सब्सक्राइबर लेगी। बचे उनका। जी जी जी। अयोध्या ले जाने के लिए क्या बीजेपी हाँ। ट्रैवल एजेंसी का काम करने लगी है? अच्छा। ऐसा है तो अच्छा है, अमिताभ बच्चन को फायदा होगा, वे इसके भी ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। इसको भी शेयर कर दे जरा। बिल्कुल। और देखिए मैं आपको बताऊं, जब तक आप शेयर करें रवीश कुमार का ट्वीट, मैं आपको बताऊं कि स्पाइस जेट ने एक फुल पेज ऐड दिया है दिल्ली के अखबारों में, कल ही आ गया था ये ऐड। उसमें ये कहा है कि आप 28 जनवरी से पहले मुंबई के मुंबई नहीं, किसी भी शहर से देश के जहां से उनकी फ्लाइट्स हैं, अयोध्या के लिए जितनी भी फ्लाइट्स हैं, उसमें शायद वो 1200 या 1600 रुपए में ही ऑफर दे रहे हैं टिकट की, केवल आपको बुकिंग 28 जनवरी से पहले करानी होगी, और सितंबर तक की बुकिंग खोल रखी है, आगे तक की, और केवल 1600 रुपए में दे रही है स्पाइस जेट टिकट। तो कंपनी, सब लोगों को फायदा भी हो रहा है, इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश को बड़ा फायदा हो रहा है। पहले ही दिन 100 चार्टर प्लेन उतरे हैं वहां पे, पहले ही दिन। इतना शानदार मतलब आयोजन था, इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं थी, 100 चार्टर प्लेन है पहले दिन जो उतारे वहां पे अयोध्या एयरपोर्ट पे। और मेल्ट डाउन की बात सुन लीजिए, 2 कांग्रेस वाले भी अटेंड करके आए हैं, आपको शायद पता भी लगा हाँ, होगा, है ना? 2 करके आए निर्मल हैं। एक निर्मल तो खत्री और उसका वीरभद्र सिंह का लड़का विक्रमादित्य, दोनों ने, विक्रमादित्य। जी, दोनों ने अटेंड किया है कार्यक्रम अयोध्या में। तो ये लीजिए साहब, ट्रैवल एजेंसी, और कुछ नहीं मिला तो ट्रैवल एजेंसी के ऊपर आरोप लगा दिए। बाकी तो आपको आजकल तो वो फॉर होम द टेम्पल टॉल्स, ये लीजिए, ये लगा हाँ, ये दिया गया। टेलीग्राफ का टेलीग्राफ फ्रंट पेज है, आज का फ्रंट फ्रंट पेज पेज है है, ये। टेलीग्राफ का मेल्टडाउन फॉर होम द टेम्पल जी जी टॉल्स। जी। टेलीग्राफ की ये जो बीच में ममता बनर्जी की तस्वीर आप देख रहे हैं ना, सिंगल कॉलम में लगी हुई है, जरा इस खबर को पढ़िएगा आप संजय जी, जब फुर्सत हो आपको। ये जो कल ममता बनर्जी ने वहां पे शांति मार्च निकाला है, तो उसकी कवरेज है ये, आगे इसका बहुत लंबा शेष भी है अंदर किसी पेज पे। तो इसमें ममता बनर्जी की इस पूरा जो कल का उनका घटनाक्रम है, उसे इस तरीके से सिंबलाइज किया गया है कि इस देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम में सारे धर्म के वो जो गुरु वगैरह होते हैं, सर्वधर्म गुरु, वो सब बुलाए, उनके साथ 5 किलोमीटर तक मार्च किया, रास्ते में जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पड़े सबके अंदर गई, वहां पे उसने पूजा पाठ की, जैसे भी की, वो तो दिखाया नहीं किसी तस्वीर में। और इसके बाद इन सबसे मंच पर बुलवाया गया, और इसमें साफ लिखा है इस स्टोरी में कि जब ममता बनर्जी से पहले ये सारे धर्मगुरु मंच पर बोले, तो उनका निचोड़ सिर्फ यही था कि भाई राम मंदिर के बाद जो बीजेपी का अब सैलाब आने वाला है, वो अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा डराने वाला है, और अल्पसंख्यकों के लिए हिंदुस्तान में बहुत डरावना समय आने वाला है, और इस डरावने समय से अगर अल्पसंख्यकों को निकाल सकती है तो ओनली ममता बनर्जी निकाल सकती हैं। ये उनके मुंह से बुलवाया ममता बनर्जी ने वहां पे, इस स्टोरी में यही लिखा हुआ है। जी, हटा लीजिए इसको। अब आइए जरा थोड़ा, ममता बनर्जी की बात की आपने, तो ममता बनर्जी ने तो काफिर-वाफिर भी बोल दिया सबको। जी काफिर जो जी है वो
वो डरते हैं इसलिए मरते हैं। ये क्या कोई डायरेक्ट एक्शन का कोई कॉल आ रहा है क्या, डायरेक्ट एक्शन पता डे नहीं। वाला? देखिए देखिए, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता, वहाँ पे बड़ी अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। और एक पत्रकार है मेरे कोलकाता में, असगर अली उनका नाम है, उनसे मेरी बात हो रही थी। हालांकि तो हैं तो वो भी बड़े ममता जी के सपोर्टर ही हैं, लेकिन उनका कहना था कि इस समय ममता बनर्जी बड़ी मुश्किल में फंसी हुई हैं। उनका ये कहना था कि अगर ममता बनर्जी 1-to-1 फाइट करती हैं तो बहुत बड़े अंतर से हार रही हैं, और अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भी हार रही हैं। मैंने कहा कैसे? कहने लगे एंटी इनकम्बेंसी वोट सारा का सारा फिर बीजेपी के पास पोलराइज हो जाएगा, हिंदू वोट सारा बीजेपी के पास पोलराइज होगा। तो उनका कहना था कि जो थर्ड पार्टी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी या सीपीएम के या कम्युनिस्ट, बाकी जो कोई भी होगा, तो वो उसमें से कुछ हिंदू वोट भी कटेगा। लेकिन उसके बाद तो अगर 1-to-1 फाइट होगी तो सारा का सारा हिंदू उधर जाएगा बीजेपी की तरफ, मैक्सिमम। ममता के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो ममता को तो फायदा इसी में है कि वो कांग्रेस और इनको अलग लड़ने दे, इसलिए वो ये कोशिश कर रही है कि अलायंस हो ही नहीं यहाँ पे। ऐसी कठिन शर्त रख दो इनके सामने कि अलायंस कम से कम यहाँ पे हो ही ना सके। जी। और राहुल गांधी का मेल्टडाउन जरा बताएं साहब। राहुल गांधी का मेल्टडाउन तो अपने एक राहुल गांधी का अलग तो ही देखिए, नेक्स्ट लेवल का। राहुल गांधी का मेल्ट डाउन तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को बैठा के उसने जब वो सैंडविच खाया था, चिकन बर्गर खाया था राहुल गांधी ने, तो हेमंत बिस्वा शर्मा को तो उसी समय से खुन्नस है पूरी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ये कह दिया था कि भाई आप यहाँ से मत निकलने दो, और यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं कई और ऐसी जगह है। उसने साफ थ्रेट दे दी थी परसों, वीडियो जो आया था हेमंत बिस्वा शर्मा का, कि मैं आपके खिलाफ, आप अगर आप वायलेशन करेंगे तो मैं आपके खिलाफ केस दर्ज कर लूंगा और आपको फिर बाद में अरेस्ट कराऊंगा, लेकिन चुनाव के बाद। उसने चुनाव के बाद स्पष्ट कह अरेस्ट करूंगा। दिया कि चुनाव के बाद मैं फिर आपको अरेस्ट कर लूंगा। ये साफ बोल दिया। ऐसे ऐसा कोई मुख्यमंत्री मैंने देखा नहीं इस तरह से बोलता हुआ। बिल्कुल बोल्ड बोला उसने, साफ कह दिया कि मैं आपको अरेस्ट करा लूंगा उसके बाद, अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पे से नहीं जाओगे। और मैं आपको बताऊं संजय जी, असम के बारे में, आपको याद होगा हमने इस बारे में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले एक चर्चा की थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये राहुल गांधी की यात्रा प्री प्लान्ड है, और जानबूझकर इसको इस तरह से प्लान किया गया है कि राम मंदिर इसके बीच में पड़े, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह। ये जानबूझकर इस तरह से प्लान की गई थी। और आप याद कीजिए, अगर बिहार से आप आगे चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो कांग्रेस का सबसे स्ट्रॉन्ग जोन अभी भी जो बचा हुआ है वो अभी भी असम है, जहां उनके विधायक भी ठीक ठाक हैं, जहां उनके सांसद भी 2-4 जीत जाते हैं, और जहां उन्हें थोड़ी सी उम्मीद है कि वो कमबैक कर सकते हैं। और वो गौरव गोगोई इनका चेला है, राहुल गांधी का, तरुण गोगोई का लड़का। तो उन्होंने जानबूझकर ये इस तरह का स्क्रिप्ट लिखा गया था कि उस दिन हमें वो कौन सा वो श्रीमंत मंदिर है उसमें घुसना है जाके, और ये हमें रोकेंगे और फिर वहां पे बवाल होगा। ये कहते हैं ना कि वो विघ्न संतोषी लोग हैं, ये उस टाइप के लोग हैं। इन्होंने पहले से ही प्लान किया हुआ था। मेरा तो मानना है कि जानबूझकर यात्रा असम में राम मंदिर के समय में गुजरी है, वरना ये असम में आज भी एंट्री कर सकते थे, या 2 दिन पहले भी यहां से निकल सकते थे। लेकिन जानबूझ के राम मंदिर के कार्यक्रम के समय इस तरह की हरकतें की गई। वो तो आपने वीडियो देखा ही होगा कि राहुल गांधी बस में से उतर के वो मारने पीटने के लिए दौड़ा। परसों देखा आपने कैसे जय गुस्से में आ वो गया था? वो जय श्री राम सुन के ट्रिगर हो गया। हाँ, वो जय श्री राम सुनते ट्रिगर हो गया। अब वो मौका ही ऐसा था भाई, मंदिर के कार्यक्रम से एक दिन पहले तो शहरों में तो भयंकर हाल था। पता नहीं आपके जयपुर में कैसा था, इधर यहाँ दिल्ली एनसीआर, यहाँ तो कल बड़ा बड़ा धूम धड़ाका रहा। हर जगह भंडारे चल रहे थे, हर जगह बहुत जबरदस्त आयोजन थे यहाँ तो, भयंकर। सब सारे हाईवेज पे भंडारे और वो प्रसाद बट रहा था। और वो मेरे ख्याल में अरबों रुपए का बिजनेस तो जो श्री राम के नाम के जो भगवा झंडे हैं उनका हो गया होगा कल। इतने झंडे शायद कभी नहीं बिके होंगे, किसी भी आयोजन पे ऐसे झंडे नहीं बिके होंगे, हर घर पे झंडे लगे हुए थे यहाँ तो ये इनका प्री प्लान था। और वो जय श्री राम का नारा पूरी राहुल गांधी के सामने लगाएंगे। प्लानिंग तो उनकी ये थी कि भाई 22 हम्म, तारीख से थोड़ा-सा अटेंशन डाइवर्ट करो, हमारी हाँ यात्रा निकलेगी तो उधर जो है लोग इतना नहीं देखेंगे, हमारी यात्रा जो है वो उनके कार्यक्रम में एक प्रकार से विघ्न डाल सकती है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हाँ, यही तो मैं कल कह रहा तो हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा, शाम किसी को ने भी नहीं देखा, थोड़े कुछ नहीं। बहुत और वीडियो वो चल गए सोशल मीडिया वो पे।
वो भी संजय जी ऐसे इसलिए चले गए ना कि वो राहुल गांधी पुलिस वालों से बहस करने लगा, सिक्योरिटी वालों से कि आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हो। फिर वो सड़क के बीच में वो रघुपति राघव राजा राम गाने लगे बैठ के। तो वो तो एक एक तरह से कहते हैं ना कि वो प्री प्लान्ड एक नौटंकी थी जो इन्होंने की। और वो सब यही था कि किसी भी तरीके से कुछ ऐसी, ये ऐसे भी लोग हैं कि ये एक आध अपना कोई आदमी शहीद भी करना पड़े ना तो ये उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह के लोग हैं ये। बिल्कुल सही है। छटपटा बात रहे में हैं। आपके नहीं, आपके उद्धव ठाकरे जो है वो अयोध्या नहीं आए, उनको इनवाइट ही नहीं किया। तो बड़ी अजीब हाँ, बात है, इनवाइट कर लेना नहीं चाहिए क्या था ना बेचारे को। उन्हें और काला उन्हें राम आप मंदिर गए वहां पे किस पंचवटी में। किस किस खाते से इनवाइट करें उन्हें, आप बताइए संजय जी, कौन से खाते में आते हैं वो? क्या उनकी पार्टी हिंदूवादी पार्टी है? क्या वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं क्या वो? उनकी पार्टी तो है ही नहीं। जिस पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया शिवसेना ने, वो तो एकनाथ शिंदे वाली ने लिया ना। इनके वाली शिवसेना तो गायब हो गई दृश्य से। तो इनके वाली शिवसेना का तो कोई वजूद ही नहीं रहा। फिर किस हिसाब से आते वो? जी। तो उनका तो कोई अधिकार ही नहीं बनता था यहाँ आने का। वो तो उसकी तो उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। संजय राउत ने तो पहले कह दिया था कि हमें बुलावा नहीं भेजा जाएगा। संजय राउत को तो पता था पहले से ही। संजय राउत को तो पता था, हम्म। लेकिन आपके चंद्रबाबू नायडू तो पहुंचे। हाँ, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं। देखिए, चंद्रबाबू नायडू पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से पैचअप हो। और मुझे लगता है कि जगन के तो वहाँ घर में लफड़ा हो गया है। बहन ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और वो अपने भाई को ही भला बुरा कहती हुई घूम रही है। तो बीजेपी के पास मुझे लगता है कि और चंद्रबाबू नायडू के अलावा कोई बचता भी नहीं है वहाँ पे। हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा हो अभी इस बारे में। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि जब चंद्रबाबू नायडू जब किस कोटे जब से आए। नीतीश कुमार के बारे में रखा जा सकता है तो चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्यों नहीं रखा नहीं जा नहीं सकता है? नहीं संजय नीतीश जी, बाबू तो फिर से पलटी मार रहे हैं। नीतीश कुमार में और चंद्रबाबू नायडू में फर्क है। नीतीश कुमार के साथ अब भी कुछ वोट हैं, कुछ है उसके पास वजूद। चंद्रबाबू नायडू तो बिल्कुल खत्म है। फाइनेंशियली भी बिल्कुल खत्म हो चुके। इनके पास तो कोई बड़ा ग्रुप भी नहीं रहा। वहां पे 2-3 बड़े बड़े से ग्रुप हैं। वो जो प्रभा साक्षी ग्रुप है वो तो चला गया है इनके साथ, जगन मोहन के साथ, जिनका मीडिया का नेटवर्क वगैरह है। और वो जो रामोजी राव है, पहले इन्हें सपोर्ट किया करते थे चंद्रबाबू नायडू को। अब उन्हें भी लग रहा है कि यार इनके साथ पैसा वैसा खर्च करने से कोई फायदा है नहीं। तो इनके आधार तो चीजें तो वहीं से चलती है ना कि फाइनेंस आपका कहाँ से आ रहा है। और चंद्रबाबू नायडू को लंबा समय हो गया, काफी समय से बाहर हैं। ना लोकसभा में कोई उपस्थिति रही खास। अब विधानसभा में लगभग जीरो हैं। राज्यसभा में कोई पूछता ही नहीं है। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ मुझे लग नहीं रहा कि नीतीश कुमार के तो साथ चलने में बीजेपी को अभी भी फायदा हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू पिटा हुआ मोरा है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला इन्हें। उससे बढ़िया तो है अकेले ही रहें। लेकिन मुझे पता लगा चंद्रबाबू नायडू किस कोटे से पहुंचे हुए थे वहां। जैसे फिल्म स्टार आए हुए थे वो तो ठीक है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू किस खाते से आए वहां, कहां से पहुंचे, ये समझ में नहीं आया। मैं से क्रैक नहीं कर पाया। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं तो आज देखा तो पता चला कि अखबार मैंने तो आज इंडियन एक्सप्रेस में फोटो देखी है छपी हुई। मुझे कल तो हमें भी नहीं पता लगा कि चंद्रबाबू नायडू थे। कल नहीं पता चला, कल कहीं दिखे भी नहीं, किसी कैमरा वाले ने हाँ भी हाँ कुछ उनको नहीं दिखाया। लेकिन हाँ। वो आज जो है वो फोटो वोटो आई और आपके सोशल मीडिया में निकला, तब पता चला कि हाँ भाई वहाँ पहुंचे थे, चार्टर्ड से गए थे और चार्टर्ड से जाके वहाँ पे और उन्होंने तो ये तो कर लिया होगा। नहीं, मुझे कोई मुझे अगर लग रहा है कि मांगे, आस मुझे लग मांगे रहा तो है कि दे ही फिर देते होंगे ना। नहीं, मुझे लग रहा है फिर बीजेपी ने उनके बारे में सोच लिया है कुछ। इसका मतलब बीजेपी साथ जा रही है उनके। हाँ, संकेत तो यही है। जी ये हो और सकता है, पूरी तरह से हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल। हाँ, तय हो ये भी गया एक होगा उसमें। संकेत हो सकता है। हम्म हाँ, क्योंकि जो आपके जितने भी इन्विटेशंस फाइनल किए हैं हम्म वो तो विश्व हिंदू परिषद ने किए हैं बेसिकली, हम्म। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का इसमें मेजर से है। और वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जो मुकदमा जो जीता गया है वो विश्व हिंदू परिषद का मुकदमा जीता गया है। जी जी निर्मोही बिल्कुल अखाड़े का मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। जो रामलला हम्म। विराजमान वाला मुकदमा है वो विश्व हिंदू परिषद ने लगवाया जी था। जी
और वो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसी के कारण वो लिमिटेशन से बचा हुआ, तो लिमिटेशन से बचाव ही नहीं होता। तो नहीं चंद इसलिए इसके मुझे ऐसा इसीलिए तो रो लगता रहे हैं है हमारे जी कई नहीं सारे अयोध्या में जो है संजय जी धर्माचार्य भी तो रो रहे हैं ना इसी वजह से। कुछ गेस्ट जो है ना यहाँ पे, ये कुछ स्टेट की यूपी सरकार की तरफ से भी बुलाए गए। हो सकता है बीजेपी वालों ने यूपी सरकार की तरफ से बुलावा भिजवा दिया हो, इस कोटे से चले गए हो। वीएचपी वाले तो नहीं बुलाएंगे चंद्रबाबू नायडू को, क्यों बुलाएंगे? वीएचपी वालों को कोई मतलब नहीं बैठता उन्हें बुलाने का, कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि बीजेपी ने योगी से कह के बुलवा लिया हो, क्योंकि जिनको भी बुलावे दिए गए सबको लाने ले जाने की भी तो व्यवस्था करानी थी ना, केवल बुलावा देने से काम नहीं होता ना। जिनको भी बुलाया गया था, इवन कई हमारे पत्रकार साथी, यूट्यूबर्स वगैरह, ये सब लोग भी गए हुए हैं वहां पे, गए 2-2 दिन के लिए गए, सबकी व्यवस्था थी। हर एक के कार्ड पे एक नंबर पड़ा हुआ था और उसी नंबर से आपकी सारी बुकिंग्स उससे अटैच थी। उसी पे आपकी फ्लाइट की टिकट बुकिंग थी, होटल रिजर्वेशन, टैक्सी, उसी नंबर को आपको डालना था और आपको पता लग जाता था कि आपको क्या क्या रूट कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लेना है। तो उस तरह से डेस्क बनाई गई थी सबकी अलग अलग। तो मुझे लगता है कि यूपी के कोटे से शायद चंद्रबाबू नायडू को बुलवा लिया हो। जी, और तमिलनाडु में तो अलग ही लेवल का ट्रिगरिंग हो गया, उन्होंने तो सारे एलईडी वगैरह सब बैन कर दिए, मंदिरों में पूजा बैन कर दी। उनको नहीं इतना क्या लेकिन हुआ, खतरा लग रहा था। लेकिन कल हुआ, क्योंकि परसों सुबह परसों शाम को जो है कोर्ट ने कह दिया था कि आप किसी भी सीधा प्रसारण नहीं रोक सकते। मद्रास हाई कोर्ट चले गए थे लोग उसमें, कोर्ट की एक उसमें वो इंस्ट्रक्शंस आ गई थी इस तरह की कि आप किसी को जबरदस्त रोक नहीं सकते। और हुआ है आयोजन काफी जगह। वो उसमें मेन वो था कि वो उन्हें ये लग रहा, उन्होंने सुप्रीम ये कोर्ट ने उसके भी तो पीछे, कह दिया ना, सवेरे 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 हाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सुबह। हाँ, हम्म, वो दरअसल उन्हें ये लग रहा था कि साहब कि ये एलईडी स्क्रीन पे इसका वो होगा। और उनकी तो चिंता आपको पता ही है कि क्रिश्चियन और मुस्लिम्स इन सब को लेके ज्यादा रहती है स्टालिन की। तो उन्हें ये लग रहा था कि कहीं से दंगा फसाद होगा, ये उन्होंने रीजन दिया था। माहौल बिगड़ सकता है, राम मंदिर को अगर लाइव कोई देख लेगा तो माहौल बिगड़ जाएगा। इन सबसे बेहतर तो वो है अपना नवीन पटनायक। उड़ीसा में कहीं कुछ नहीं है और अपना घर पे बैठ के टीवी पे लाइव देखा और अपनी सोशल मीडिया पे तस्वीर डाल दी कि साहब मैं भी राम मंदिर का ये लाइव देख रहा हूँ अपने घर से, नवीन पटनायक ने। ये भी बढ़िया तरीका है, और कुछ नहीं हाँ करना, मैं लाइव देख रहा हूँ। जी हमने तो इसीलिए देखिए, हम तो लाइव हम देख रहे थे यूट्यूब पर और साथ में गेस्ट भी बैठा रखे थे, तो इसलिए ये मैंने बिल्कुल देखा आपका। प्रूव जी हो जी गया, ये सिद्ध हो गया कि भाई हम देख रहे थे। बिल्कुल ये सही बेस्ट बात है। तरीका है प्रूव करने का जी कि हम जी देख रहे थे। बिल्कुल सही बात है। नहीं मैंने तो सभी चीफ मिनिस्टर्स का मैंने ट्रैक किया। अपने केजरीवाल साहब ने तो अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़ा कार्यक्रम कराया था। यहाँ नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है जो उनकी, वहां पे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था और वहां पे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, बाकायदा प्रसाद बट रहा था, भंडारा चल रहा था वहां पे। और वो जो सुक्खू हैं वो हनुमान मंदिर में गए थे, वहां जाखू में हनुमान मंदिर है बड़ा फेमस, हनुमान चालीसा पढ़ी उन्होंने। और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ उन्होंने आदेश दिए थे, बल्कि इंस्ट्रक्शन दी थी लोगों को कि सब अपने घरों पे दिए जरूर जलाएं। तो जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो तो एक तरह से राम मंदिर के समर्थन में ही थी। हाँ, और ये जो केजरीवाल की जो पलटी है, इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि इनका आपस में समझौता हो गया है कांग्रेस के साथ में, और जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वो इन्होंने कांग्रेस को दे दी हैं, तो अब ये हिंदुत्व की राजनीति हिंदू करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ जी जी, हो सकता है बिल्कुल। और हालांकि अभी ये कहना सही नहीं होगा कि इन दोनों के बीच में क्या सेटिंग हुई है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि अभी कुछ तय तो हुआ नहीं है कौन सी सीट किसके पास रहेगी। अभी ये केवल चर्चाएं ही हैं कि इनमें समझौता हो गया है। अभी फाइनल सीट शेयरिंग अभी इसमें हुई नहीं है इनके साथ, अटका हुआ है ये मामला। बोल रहे हैं कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक। दिल्ली में इनके लिए आसान होगा, मुश्किल तो पंजाब में होने वाली है जहां पंजाब में कांग्रेस कोई ज्यादा समझौता डिमांड नहीं हुआ करेगी। है अभी तक। हाँ, पंजाब में कोई समझौता नहीं हुआ है क्योंकि पंजाब दिल्ली में तो में संजय जी इसलिए हो जा रहा है ना, दिल्ली में तो दोनों ही हार रहे हुए हैं। दो दो पिछले दोनों चुनाव से दोनों ही जीरो हैं। तो यहां तो आसान है समझौता करना। समस्या तो वहां आएगी ना जहां कांग्रेस थोड़े अपने आप को मजबूत मानती थी अब तक के, लोकसभा में उनके ठीक ठाक सांसद थे 5-7, वहां से तो उन्हें उनकी स्थिति मजबूत है वहां पे।
असली पेंच तो वहां पे फंसने वाला है। हाँ, वहाँ पे इसलिए फंसने वाला है कि वहाँ पर कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी हाँ, लोकसभा चुनाव में और पूरी तरह से फुस हो गई जब विधानसभा बिल्कुल। चुनाव आए। जी। तो दोनों तो में इतना बड़ा वो अंतर तो है कि अब तो जो सीट शेयरिंग का मामला होगा ना, तो वो कहेगा ना कि सिटिंग गेटिंग वाला मामला होगा ना, कहेंगे भाई हमारे तो हैं इतनी तो सीट हमें दो। और अब ये कहेंगे कि नहीं साहब, विधानसभा तो हमने इतनी जीती हुई है। ये उसके हिसाब, ये विधानसभा के आंकड़े लेके जाएंगे आम आदमी पार्टी वाले कि किस किस सेगमेंट में हमने बढ़त बनाई, कहाँ कहाँ। तो उस आधार पे ये ज्यादा सीटें मांगेंगे। 13 ही तो सीट है। कितनी सीटें हैं वहां? 13 सीट तो है ही पंजाब में। 13 सीट है। तो ये जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है मेल्ट डाउन का, इसको आप आगे कहाँ जाते देखते हैं? क्योंकि अब तो अखिलेश यादव जो भी हैं वो भी दूसरी तरह से बातें करने लगे हैं। नीतीश कुमार का तो पता ही नहीं कब पलट जाए। आज ही जाके वो गवर्नर से मिल के आए। यही हम्म। चर्चा चल रही है कि वो फिर पलटी मार सकते हैं। नीतीश और कुमार के नो बारे में तो 25 तारीख की घोषणा कर रखी है लोगों ने कि 25 तारीख तक ही कुछ हो जाएगा। 26 जनवरी से पहले कह रहे हैं कि पलटी मार देंगे नीतीश कुमार तो। और सारे एमएलए को कह दिया गया है कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा, सारे यहीं रहेंगे। बीजेपी वालों ने भी आदेश जारी कर रखे हैं और बताते हैं कि इन्होंने भी कह रखा है अपने सारे विधायकों को। और देखिए नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी अभी वो कार्यकारिणी बनाई है, सब बदल दिए उसमें जितने भी थे, सब सफाया कर दिया। पिछला लल्लन सिंह के वो मेरे ख्याल है 5 या 6 एमपी उनके लल्लन सिंह कोटे वाले उनकी कार्यकारिणी में थे, सबको बाहर कर दिया। सारी टीम नई बना दी अपनी, बिल्कुल जो अपने खास फर्माबरदार हैं, केसी त्यागी वगैरह, इन सब लोगों को आगे बढ़ा दिया। संजय झा वगैरह, इन सब लोगों को आगे बढ़ा दिया इन्होंने। तो नीतीश कुमार वाली खिचड़ी तो पक रही है, कुछ ना कुछ होगा उसमें तो। ऐसा लग रहा है अभी गवर्नर से मिल के आए वो, पता नहीं क्या हम्म। बात करके आए, बाहर नहीं आई बात। देखिए सब लोग गवर्नर जो है से मिलना जो बिल्कुल है ये कोई हाँ, सामान्य बात सांस नहीं है, रोक के गवर्नर बात से कर रहे हैं। मिलना। नहीं, गवर्नर से देखिए एक तो फॉर्मल होता है जब बजट सेशन वगैरह के पहले मिलते हैं हम्म। और गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सेशन जो है वो कर दीजिए आप, हाँ हाँ कन्वीन कर दीजिए, तो वो 5-10 बिल्कुल। मिनट की फॉर्मल मुलाकात होती है। हाँ लेकिन ये तो हाँ 50 मिनट मिले, 50 मिनट। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ये बात करें और बात होते होते शाम तक ही कुछ हो जाए आज। बड़ा ये सब चीजों में देर थोड़ी लगती है आज। पता लगा हम अभी बात कर रहे हैं और शाम तक उलट फेर हो गया और कुछ का कुछ होने लगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी। और पता लगा कि सुशील मोदी और ये बैठ के साथ में वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, सब बुला लिया सम्राट चौधरी को। कुछ पता थोड़ा ही है क्या हो जाए। बिहार में तो होना ही है कुछ ना कुछ। बिल्कुल होना है, बिल्कुल बिहार में तो निश्चित रूप से होगा। एक और मेल्ट डाउन हुआ था, आपको ध्यान हो, वो मेल्ट डाउन कुछ धर्मगुरुओं का हुआ था, वो भी उल्टा हो गया, वो भी तारीफें करने लगे। उस उसके उसके बारे में तो आप ज्यादा बता सकते हैं। आप ज्यादा जानकारी रखते हैं धर्म गुरुओं की। उसके बारे में तो वो जो क्या नाम है उनका, अविमुक्तेश्वरा क्या नाम है उनका, मैं नाम बोल भी नहीं पाता उनका क्या नाम है। वो जो सबसे हाँ, ज्यादा बोल रहे थे, हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल स्वामी उलट बयान देने शुरू कर अविमुक्तेश्वरानंद। दिए। हाँ, उन्होंने तो उलट ही बयान देने शुरू कर दिया। अब क्या हो गया उन्हें पता नहीं। मोदी जी की तारीफ करने लगे, वो 2 दिन से देख रहा हूँ, 3 दिन से। वो तो उन्होंने मेरी बात सिद्ध कर दी ना, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति राजनीतिक, पूरी तरह से राजनीतिक है। और यहीं से राजनीतिक नहीं है, आप ये देखिए कि उनके जो चेले हैं वो चारों तरफ प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं कि साहब उनके कारण ही जो अयोध्या का मुकदमा था वो जीता गया, उनकी गवाही से ही हुआ। और देखिए मेरी तो ये क्या आदत है कि मैं तो प्राइमरी सोर्स पे जाता हूँ, और चूँकि मेरे यहाँ एडवोकेट का ऑफ़िस चलता है, तो सारे जो लॉ जर्नल वगैरह जो हैं ऑनलाइन सब अवेलेबल है। तो फिर मैंने ढूँढा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, क्योंकि जो ओरिजिनल ट्रायल हुआ था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, 3 जजेस की बेंच थी। जस्टिस डीवी शर्मा, जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस एसयू खान। और 2010 में, सितंबर 2010 में इसका नतीजा आया था। 10,000 पेज के तो वो जजमेंट है। कितना? 10,000। 10,000 पेज का जजमेंट है। तो फिर उसमें मैंने जो एफिडेविट जो उनका डिस्कस हुआ सुधीर अग्रवाल जी के जजमेंट में, वो मैंने पढ़ा। और उसमें पढ़ के मैं आश्चर्यचकित हो गया कि स्वामी अवधेश्वरानंद जी ने कहा, और वो जो आश्चर्यचकित होने वाली बात ये है
उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो बाबरनामा और आईने अकबरी पढ़ रखी है और उसमें कहीं भी बाबर द्वारा मंदिर को तोड़ने की बात नहीं आती है, एक बात। और उनके एफिडेविट का जो पैरा नंबर 40 है, उसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया कि मैं इस मत का हूँ कि बाबर ने यहाँ पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा था और ये पूरा जो झगड़ा है, वो केवल ब्रिटिशर्स ने फैलाया है। इसमें मुगलों का कोई रोल नहीं है। तो क्लीन चिट दे दी उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक ये राजनीतिक कार्य था। ये बिल्कुल वही मत है और ये वही नैरेटिव है जो कांग्रेस ने आज तक फैला रखा था। अब यदि व्यक्ति इस प्रकार का राजनीतिज्ञ है और उसके बाद भी उनके जो चेले चपाटे हैं वो फैलाते घूम रहे हैं, नहीं नहीं सब कुछ जो है इन्हीं के कारण हुआ। मैंने तो काउंटर भी कर दिया एक दो जगह कि भैया जजमेंट पढ़ लो, ये पैरे पढ़ लो। हाँ, लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता लोगों को। आपने सही किया, इन चीजों को बताया, लोगों के पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, क्योंकि सब लोग इन चीजों डीपली जाते नहीं है। पुरानी बातें हैं, किसने क्या कहा था, लोग भूल जाते हैं, उसे इन्हें रिकॉल कराना चाहिए। और कल तो देखिए, बड़ा मुझे तो राम मंदिर वाला जो कार्यक्रम था, जब वो मोदी जी बाहर आ गए और सबसे मिलकर चले गए, आप याद कीजिए उस समय जब साधु संतों का जब प्रवेश उसमें कराया गया, क्या गजब का दृश्य था, ऐतिहासिक दृश्य था। आप देखिए ना किस तरह से साधु संतों का सबका जो रेला का रेला अंदर जा रहा था। और ये एक बढ़िया जेस्चर शो किया गया इसमें, मुझे लगता है ये बढ़िया प्लानिंग थी कि सबसे पहले साधु संत समाज के लोग जो है अंदर जाएं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अयोध्या के जो बैरागी संत हैं, वहाँ पर जो संप्रदाय है, वो रामानंदी संप्रदाय है। रामानंदियों को बैरागी कहते हैं। जी। उनके वहाँ 3 मेजर अखाड़े हैं और 99% जो वहाँ पे साधु हैं, वो सब बैरागी हैं, यानी रामानंदी हैं। तो आप ये देखें कि जनता की तरफ से, हिंदू समाज की ओर से कई बार ये कहा जाता है कि भई ये साधु संत जो हैं, वो अपने-अपने मठों में बैठे रहते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं करते। जी। तो इसका एक पूर्ण अपवाद है अयोध्या। ये संतों की लड़ाई थी पूरी। अयोध्या में पूरी तरह से संतों ने 1 मिनट के लिए भी मोर्चा नहीं छोड़ा वहाँ पे, ये रामानंदियों ने। और यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी, ये कांग्रेस की ओर से अयोध्या के मूवमेंट को हाईजैक करने की पूरी तैयारी हुई थी। इसी में वो रामालय ट्रस्ट बना था। रामालय ट्रस्ट स्वरूपानंद जी सरस्वती, जो द्वारका के हाँ। शारदा पीठ के शंकराचार्य थे, उनके नेतृत्व में बना था। वो उसके प्रेसिडेंट थे और ये अभिमुक्तेश्वरानंद उसके सेक्रेटरी थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद में अभिमुक्तेश्वरानंद जी ये अर्ज़ी लगाते हैं कि ये कार्य जो है उनको सुपुर्द किया जाए। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने वो सरकार को दिया था, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है वो किस हैसियत से, रामालय ट्रस्ट जो है वो शंकराचार्यों का ट्रस्ट था। शंकराचार्यों के वहाँ पर जो दशनामी शंकर संप्रदाय है, वो हिंदू संप्रदायों के लगभग 150 संप्रदायों के लोगों को वहाँ बुलाया गया था। उसमें दशनामी शंकर भी एक है। अयोध्या में उनका कोई बिरला कोई होगा तो होगा, वहाँ सारे रामानंदी हैं। जो दूसरा ट्रस्ट जो राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट था, उसमें रामानंदियों की ही बहुतायत है। उसमें रामानंदी है या फिर और जो अद्वैत मत के लोग नहीं हैं, उसमें जो विशिष्टाद्वैत है, द्वैत है और इस प्रकार के जो सगुण रूप में पूजते हैं भगवान को, वो सारे संप्रदाय हैं। तो ये इनका जो है, ये आपस की इनकी ये पॉलिटिक्स जो थी, ये भी थी। हाँ। और उसके कारण भी आप देखिए, इन्होंने एक नक्शा बनाया कि साहब 1008 फीट ऊँचा हम मंदिर बनाएँगे और पता नहीं कितने एकड़ में बनाएँगे, ये सब करेंगे, ठीक है। साथ में ये भी कहते हैं कि जब तक मंदिर कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। तो यदि इनको काम दे दिया जाता और ये 1008 फीट ऊँचा मंदिर बना के और उसके ऊपर जब शिखर लगा के और उसके बाद बनाते, तो ये तो 50 वर्ष की योजना हो गई। बिल्कुल सही बात है।
तो जब जो सारे लोग जो है वो इनके पता कहने से लगा सारी 50 मेहनत पे पानी फिर जाता है इसमें तो। ये प्योरली पॉलिटिकल, और बिल्कुल। इसीलिए पॉलिटिकल व्यक्ति को पलटी मारने में देर नहीं लगती, ये है। हाँ, ये है, आपने सही कहा बिल्कुल। वो पलटी मार गए और उन्होंने बताया कि भाई अब जो अब इस ये जो मेल्ट डाउन है ना, दरअसल इस मेल्ट डाउन से हुआ कुछ नहीं, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था किसी को भी, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो रहा था, ना इन शंकराचार्यों को, उल्टा इनके खिलाफ हो गए थे लोग। तो मुझे लगता है कि बुरी ये तरह से सही सही एक्सपोज हो गए अपने, हाँ, जो है एक्सपोज हो वो गए। जो शंकराचार्यों का जो एक स्थान मानते थे लोग बाग, वो कहे कि ये किस प्रकार के शंकराचार्य इस प्रकार की बातें करते हैं। और आप जानते हैं हिंदू धर्म में तो वो कोई ब्लाइंड फॉलोअर तो होता नहीं, हाँ, सही बात है। जो अंधभक्ति होती है वो अंधभक्ति का तो यहाँ स्थान ही नहीं। बिल्कुल सही बात तो है। इसलिए इन लोगों की जो स्थितियाँ हैं वो बहुत खराब हो गई, हाँ, लोग अपने और विवेक से अब अब जो है चीज़ें वो सोचने किसी लगे। बोलने की स्थिति में नहीं बचे। और हाँ, इनके जो चेले चपाटे भी जो हैं वो भी जो है वो बस किसी तरह से अपना बचाव कर रहे हैं। बाकी तो कल जो मोदी जी की स्पीच हुई उसके बाद तो फिर कुछ कहने को ही नहीं बचा। हुँ। और मोदी जी ने तो अपने उसमें स्पीच में कोई पॉलिटिकल बात भी इस तरह की नहीं कही। उन्होंने बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात को रखा और मोहन भागवत वगैरह सभी ने वो बिल्कुल कहा। योगी जी की स्पीच में थोड़ा-सा था कि साहब हम लोगों की भावनाएँ थी, इसके लिए लोगों ने इतना रक्त बहाया, ये सब बातें। लेकिन मोदी जी और भागवत ने तो बात वही कही विनय वाली और समावेशी वाली कि भाई हमें अब भारतवर्ष बनाने की बात करनी चाहिए और ये आज से जो है अगले 1000 साल के भारतवर्ष की जो है उसकी फाउंडेशन हमने एक तरह से रखी है, उस पे हमें काम करना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आइए फिर अब अगले 1000 वर्ष के लिए जो है वो जी, योजना जो बन रही है उसकी उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आज जी। के लिए यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।